मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप यह जानेंगे कि सोशल साइंस का जो क्वेश्चन था आपको 15-16 सेशन का, उस सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और उसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि प्रश्न आता कहाँ से है और किस प्रकार से पूछा जाता है। अर्थात उस प्रश्न के अकॉर्डिंग यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 7%। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना, यह भी जरूरी है। यदि यह पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो इसकी क्या उम्मीद नहीं है कि वो कुल क्षेत्रफल भी पूछ ले आपसे। तो यह भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, वन का क्या होगा। आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% हिस्सा है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है कि 7% हिस्सा में क्या है, वन का फैलाव है। ये चीज जान गए। अब जानते हैं कि इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अब वैसे प्रश्न को देखते हैं। ओके, और उसी से संबंधित यह आपको दो प्रश्न है, जिसमें एक नंबर में आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल आपको है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो है इसका उसको देखते हैं। अब दूसरा कहता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए किसी भी क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव होना चाहिए। पहला था कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, उसका तो हमने जान लिया 7%। अब कहता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, तो पर्यावरण पर्यावरण संतुलन के लिए। तो यह कितना हो जाता है, तो ये हमारा है 33%, अर्थात 33%। क्लियर है। तो इस तरह से जानेंगे कि एक ही प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने प्रश्न बन सकता है और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि किस राज्य में मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। मरुस्थलीय भूमि मतलब बंजर भूमि, या यहाँ पे जो है मरुस्थलीय की जगह आपको बलवायु भूमि भी पूछा जा सकता है। ओके, जिसको हम एक तरह से डेजर्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो वह कौन सा स्टेट है बिहार का। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हम जानते हैं कि यह कहाँ है। तो ये हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न और नॉर्थन पार्ट्स है वहाँ पे मरुस्थलीय भूमि है, जो कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बताइए वह कौन सा राज्य है, तो वो है राजस्थान। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है कि सही है। अब इससे संबंधित और किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, आइए उस प्रश्न को देखते हैं। ओके, और उससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पाए जाने वाले गर्म मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारत में पाए जाने वाले गर्म मरुस्थल का नाम है थार। ठीक है, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल कहाँ, तो राजस्थान में ही पाया जाता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, तो थार मरुस्थल। ओके, तो यह भी जानना है हमको। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए है अंग्रेज, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। तो यह क्वेश्चन आपको 15-16 सेशन में पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका आंसर तो आप जानते भी होंगे, इसका आंसर होता है क्या, तो पुर्तगाली हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हिंद चीन पहुंचने वाले। लेकिन यहीं पे आपको हिंद चीन के जगह दे देगा कि भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तब क्या करेंगे आप, तब भी हम पुर्तगाली के साथ ही जाएंगे, क्योंकि भारत जो सबसे पहले व्यापारी आए थे आपको कहाँ से, तो वेस्टर्न कंट्री से, वो पुर्तगाली ही थे। और वो कौन थे भारत आने वाले, यदि बात करें तो वो थे आपको वास्को डी गामा। और वो कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में। कब,
1498 ईस्वी में आए थे। ये भी याद रखना है। भारत में भी पहले पुर्तगाली ही और हिंद चीन में भी पहले पुर्तगाली ही व्यापारी आए थे। आइए और इससे संबंधित हिंद चीन से संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे दो तरह का प्रश्न बन सकता है। एक है कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को किस नाम से जाना जाता था। ये भी आप जानते हैं कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे जो है कॉलोन कहा जाता था। क्या? तो कॉलोन के नाम से जाना जाता था। दूसरा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है आपको यह कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। अब यही पूछ लेगा कि राजा सिहानुक कहाँ के राजा थे, तो वो भी कहाँ के, तो कंबोडिया के ही राजा थे। क्लियर हो गया। इस तरह से प्रश्न को हमें पढ़ना चाहिए ताकि एक प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्न को अपने आप हम जान लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, 21वीं याद रखना है आपको। क्या सिर्फ रंपा विद्रोह को याद रख लेने से आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद नामक जो इकाई है वो कंप्लीट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये आपका। तो इसकी कंप्लीट समझ विकसित करने के लिए आपको इसका कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। उसका मैंने ऑलरेडी बना रखा है 2 पार्ट में। आप उन्हें देख लेंगे तो 100% आपका मार्क्स सिक्योर हो जाएगा इस चैप्टर से। ओके, तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में कहता है 1916 में, बी कहता है आपको 1917 में, सी कहता है 1918 में और डी कहता है 1919 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1916 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न को देख लेते हैं विद्रोह से ही। ओके, अब देखिए प्रश्न आपसे कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो एक था रंपा विद्रोह, दूसरा सिपाही विद्रोह। तो ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था हमारा, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 में। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, संस्थाएं हैं, उसमें महिलाएं के लिए जो सीट रिजर्व है वो कितनी % सीट रिजर्व है। ऑप्शन ए कहता है 50%, ऑप्शन बी कहता है 25%, ऑप्शन सी कहता है 33%, ऑप्शन डी कहता है आपसे 30%। क्या वो 50% सीट रिजर्व है, या 25%, या 33%, या फिर 30%। तो पंचायती राज संस्थान में जो है आपको महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है, आरक्षित का इंग्लिश जो होता है वो होता है रिजर्व। ओके, रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो कितना % है, तो वो जो है आपको 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जब पंचायती राज संस्थान से पूछ सकता है कि महिलाओं के बारे में, तो यह जो है लोकसभा से भी पूछ सकता है महिलाओं के बारे में, इसकी भी उम्मीद है। और पूछा भी गया है आपको 2014 में, 16 में, यहाँ तक कि 19 में भी पूछा गया है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है हमारा। और वो क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में कितना % महिला सांसद स्नातक है। ये 1917 में पूछा गया है। तो लोकसभा में जो है कितना % महिला सांसद है, तो कितना है अभी 90%। अर्थात कुल महिला सांसद का 90% महिला जो है क्या है कि सांसद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90%। इसे भी याद रखना है। जबकि पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है वो कितना, तो 50% है। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 6 हमारा कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। ओके, किस राज्य से हुई, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये हो जाएगा किस राज्य से हुई, शुरुआत किस राज्य से हुई। ठीक है, किस राज्य से हुई। तो इसका ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं राजस्थान है, ऑप्शन बी में दिल्ली है, ऑप्शन सी में तमिलनाडु है और ऑप्शन डी में बिहार है। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह किस राज्य से हुई थी। तो इसकी शुरुआत तो हुई थी हालांकि राजस्थान से। यह तो बहुत ईजी चीज़ है कि राजस्थान से हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन जब आपसे यह पूछ दिया जाए कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, जो कि आपको 19 में पूछा गया। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 16 में पूछा और 19 में यह पूछ दिया है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब जो है इसका
आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो 2005, अर्थात 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम बिल पारित किया था। इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। ओके, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे कि बीमारू शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो नीचे है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ आपको कौन सा राज्य बीमारू के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसमें जो है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इसलिए आ जाती है कि आप इसका जो पढ़े होंगे तो इस बीमारू में जो आता है मुख्य रूप से आपको 4 राज्य आता है। जैसे कि इंग्लिश में यदि हम लिखें बीमारू तो कुछ इस तरह से लिखेंगे BIMARU, ये हुआ हमारा बीमारू। अब इसमें जो BI है ये BI है किसके लिए, बिहार के लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए MA है, तो MA से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब R से क्या होता है, तो R से हमारा होता है राजस्थान। और U से क्या हो जाता है, तो U से हमारा उत्तर प्रदेश होता है। लेकिन कभी कभी उत्तर प्रदेश नहीं रह करके आपको उड़ीसा रहता है, तो उड़ीसा एक्सेप्शन में है, इस चीज़ को ले लिया जाता है बीमारू के अंतर्गत। लेकिन इनमें से कह रहा है कौन नहीं है, तो कंप्लीटली जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कर्नाटक है वो नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। तो हमें पहले बीमारू को भी अच्छे से याद रखना है। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश और एक्सेप्शन में उड़ीसा को याद रखना है। और ये बीमारू शब्द जो आया था आपको, ये कब आया था, 1980 के आपको दशक में आया था, 1980 के दशक में। कब, तो 1980 के दशक में। आशीष बॉस जो आपको आर्थिक विश्लेषक थे, उन्होंने ही आपको रिपोर्ट आर्थिक विश्लेषण का सौंपा था उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास। ओके, और उस समय जो है बीमारू राज्य दिया गया इन चारों को। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन। अब आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में देकर के बीमारू शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, तो बीमारू शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये जो है आपको आर्थिक समीक्षा के लिए, अर्थात जो आर्थिक विश्लेषण होता है उस चीज़ के लिए बीमारू शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के लिए बीमारू शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द में याद रखना है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अब यहाँ आपसे सिर्फ पूछ दिया कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत छोटा है, पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1966 में, ऑप्शन बी है 1969 में, ऑप्शन सी है 1980 में और ऑप्शन डी है 1975 में। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये तो आपको हुआ था कब, 1969 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी तो सही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना जान लेना हमारे लिए काफ़ी है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसमें एक चीज़ और है कि कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको हुआ था 1969 में, तब आप क्या करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है भी ऐसा, देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि कुल कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, तब आप क्या करेंगे। तो कुल जो बैंकों की संख्या थी वो कितनी, 14, अर्थात 14। कितने, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ 1969 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए है ऊंची भूमि वाले स्थानों पर, ऑप्शन बी है गांव के बाहर, ऑप्शन सी है जहां है उसी स्थान पर रहना, अर्थात जहां आप वहीं रहें, ऑप्शन डी है खेतों में। जब बाढ़ आ जाता है तो हमें किस स्थान पे जाना चाहिए, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम कहाँ चले जाते हैं उस समय, तो हम चले जाते हैं ऊंची स्थान पे। ठीक है, अर्थात ऊंची भूमि वाले स्थान पे हमें चले जाना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब आपको यह तो एक प्राकृतिक आपदा है, अब आपसे यह भी पूछ ले कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन होते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो मैंने उसका भी आंसर दिया आपको एक सब्जेक्टिव रूप में उसको भी देख लेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इससे संबंधित प्राकृतिक आपदा से। ओके,
एंड दूसरा जो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्राकृतिक आपदा से संबंधित। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, यह क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। 2014 में पूछा गया है, 16 में, 17 में, 19 में भी पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपको प्रकार भी जानना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव भी। तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। कितने, तो 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में जो है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति के द्वारा किया गया हो। अब प्राकृतिक आपदा हम किसे कहते हैं, तो कहता है कि वैसी आपदा जिसमें मानव की कोई भूमिका नहीं हो, जिसमें मानव की कोई भूमिका नहीं हो, मतलब किसी भी तरह का रोल नहीं हो ह्यूमन बीइंग का, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब इस चीज़ को तो याद रखना है कि प्राकृतिक आपदा पहले है कौन, ये जानना होगा। तो कौन कौन, तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, आग, चक्रवात, तो ये सभी के सभी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है। और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। तो आइए देखते हैं हम मानव जनित आपदा को। जैसे प्राकृतिक आपदा में देखें कि जिसमें मानव की कोई भूमिका ना था इसमें, तो मानव जनित अर्थात मानव के द्वारा की गई आपदा जिसमें मानव की ही भूमिका हो। तो आइए उसको देखते हैं पहले। ओके, और ये रहा हमारा दूसरा नंबर का जो आपदा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा। तो क्या कहता है, वैसी आपदा जिसमें मानव की भूमिका, इसमें कंप्लीटली किसकी भूमिका होगी, तो मानव की भूमिका होगी, उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना प्रकृति का कोई योगदान नहीं होता, हम मानव के द्वारा हो जाती है, हम मानवीय भूल के कारण होती है। उसके बाद जहरीली गैसों का रिसाव, यह भी हम मानव के कारण होता है। उसके बाद कहता है सांप्रदायिक एवं जातीय दंगे, यह भी हम करते हैं, प्रकृति नहीं हमें अनुमति देती है ऐसी चीज़ें करने की। उसके बाद हवाई दुर्घटना, यह भी हम करते हैं। तो ये क्या है, तो ये मानव जनित आपदा है। तो इस तरह से हमने 2016 में जितना भी MCQ पूछा था उनको देखे, और एक पार्ट जो है हमारा जो प्राकृतिक आपदा का है उसको भी समझने का कोशिश किए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अवश्य करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।